में मेरा पहला प्रश्न बिजनेस से ना होकर के ये है कि बचपन कैसा रहा आपका? औषधा पशुहार एक ऐसा ब्रांड है जो कई चीजों के लिए अनोखा जाना जाएगा, आपके लिए भी नया होगा। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जैसे क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग का ही कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। पूरे यूपी के जितनी भी शूटिंग्स होती हैं उसके वो कहीं ना कहीं उस टीम का वो हिस्सा है। अमिताभ बच्चन जी की मूवी जितनी भी होती है उसमें वो उसका हिस्सा है। गुरु महादेव को मान लेते हैं। स्त्री का एक स्ट्रगल है कि फीमेलिज्म एक वर्ड आता है, बिल्कुल है, लेकिन एक लड़कों का जो एक मेल है उसका भी एक स्ट्रगल है। वो जैसे ही पैदा होता है, इनमें से कौन सा प्रेशर आपके ऊपर था? बस मेरे फादर मैच नहीं करते हैं, अदरवाइज मेरी जो अपने कार्यकाल में अगर चाहते तो मुझे लगता है कि कम से कम 50-100 करोड़ की संपत्ति तो इजी गोइंग बन सकती थी, उसको सही समय पे सर्कुलेट करके। लेकिन जिस पद पे वो थे उस पद पे उन्होंने आज तक किसी से 1 रुपया लिया नहीं। टैलेंटेड आदमी हो आप, वो प्लेटफॉर्म बनाने वाले लोग नहीं है हमारे देश में, इस प्रदेश में। आपने बताया कि आप वृद्धा सेवा आश्रम संचालित कर रहे हैं, संचालित नहीं, उसका निर्माण कर रहे हैं। विनिर्माण कर रहे हैं। यस, उसका उद्घाटन है अभी इसी नवंबर दिसंबर तक होगा। ये किस जिले में? अब तो अपराध रहा ही नहीं, लोगों को डर खत्म हो गया, नहीं तो इससे पहले कर लेते आप कुछ। हर चौराहे पे तो गुंडाई हो रही है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे वो ये कि अभी आपने बताया कि जो नालायक बच्चे अपने माताओं का ध्यान नहीं रखते उनके लिए आप वृद्धा सेवा आश्रम बना रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति बोलती है या बताती है कि जिस बच्चे के अंदर वत्स का भाव खत्म हो जाता है वही समझता है कि माता का शोषण किया जाता है, जबकि माता से पोषण लिया जाता है, माता का शोषण नहीं किया जाता है। ऐसे में मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्राण मित्र फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, तो क्यों नहीं प्राण मित्र फाउंडेशन भविष्य में या फिर अभी से कुछ ऐसा करे कि उन नालायक बच्चों को सुधारा जा सके। अरे वाह यार, बहुत अच्छा आइडिया है। जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हो ना, मैं आपको बधाई दूंगा आपके काम के लिए कि जहां से आप हो और जिस तरीके से आपने इन सवालों को पूछा, और एक इंटरव्यू में आपका और भी देख रहा था, उनसे जो आपने पूछा वो एक अल्टीमेट चीज है, और वो है पता है क्या? नॉलेज। आप जमीन पे का मतलब जमीन पे का मतलब आर्थिक रूप से जमीन पे। जैसे हमारे यहाँ के पशुपालक बेसिकली फेल क्यों हो जाते हैं? डीलर के हिसाब से हर ब्लॉक के अंदर जितने गांव हैं, हर 4 गांव पे एक छोटे छोटे पिकअप सेंटर्स बना रहा है, और वो पिकअप सेंटर्स और डीलर्स जो हम डेवलप करते हैं, वो जो लड़के आज हैं, मैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रदेश के सभी युवाओं को और यूथ को कहना चाहता हूँ। आपने अपने कंपनी की स्ट्रेटेजी बताई कि किस प्रकार दूसरे कंपनियों से आपकी कंपनी अलग है काम करने की स्थिति में। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि पशुपालकों के लिए पशु आहार जो आपकी कंपनी बनाती है जी, उसमें और अन्य कंपनियों के जो पशु आहार होते हैं उसमें क्या कुछ डिफरेंस है? सर बिल्कुल हूँ, वो मेरी जीन्स है। तो मेरा सन 2001 में मेरा प्रश्न ये है कि आप कभी नर्वस होते होंगे तो क्या कुछ करते? बहुत, ये आपकी वो अचीवमेंट्स होती हैं जो लोग आपके नाम के आगे चाहते हैं देखना। ईश्वर सबकी जिंदगी में 3 मौके जरूर देता है, और अभी आप मुझे वहीं दिख गए तो मैं आपको समझा दूं, अरे यार संस्कार, एक काम करो, यहाँ से ऐसे ऐसे मत आना बेटा, बड़े गड्ढे हैं, यहाँ से एक रास्ता लेना, सीधा इधर आना। आपकी कंपनी वर्तमान में किन किन प्रदेशों में कार्य कर रही है? हमारे यहाँ औषधा से जो भी जुड़ेगा उसका एक आईडी, एक पासवर्ड होगा जो अपने फोन में खोलेगा। सभी लोग देख सकते हैं मेरे फोन में कि भैया हमने किसको फोन किया, कौन जुड़ा, कितना बोरी खरीदा, कितना नहीं खरीदा, सारे इनकम के पार्ट वहां से मिल जाएंगे। आपकी कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए क्या कुछ करना होगा? मुख्यमंत्री जी से अभी तक आप कभी मिले? हाँ, मिला हूँ ना, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ। विषय को लेकर 7897238183 एक नंबर ये है जो सीधा कस्टमर केयर, हाई कस्टमर केयर नंबर में की लिस्ट में से एक अपडेटेड लिस्ट है ये, जिसकी एक कॉल मेरे पास भी समटाइम आ जाती है अगर वहां से कॉल बैक नहीं गया तो। इसके अलावा मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 17 साल से लेके और 25 साल के बीच में। लोग नया बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो युवा हैं खास करके, उनको कोई कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? मैं उनको टिप्स ही नहीं, मैं आपको एक सबसे अच्छी खुशखबरी बताता हूँ कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, पेड या अनपेड, हर बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन का सपोर्ट करना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहें, दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जो मैं प्रश्न ना पूछ पाया हूं और आपको लगता हो कि ये शेयर करना चाहिए? जितने भी लोग इस वीडियो को सुने उनका कुछ तो लाभ होना चाहिए इस वीडियो को देख के। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के जी, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय को और मैं संस्कार शरण श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्रश्नोत्तर के एपिसोड
2021 में इस बार जो शख्स हमारे साथ मौजूद है वो एक बिजनेसमैन है और राष्ट्रीय के प्रश्नोत्तर में पहली बार कोई बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़ रहा है। जी हाँ, जो शख्स हमारे साथ आज मौजूद है वो औषधा पशु आहार और प्राण मित्र फाउंडेशन के सीईओ फाउंडर है पवन सिंह रघुवंशी सर। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। अभी मैंने परिचय के क्रम में बताया कि आप एक बिजनेसमैन है। ऐसे में मेरा पहला प्रश्न बिजनेस से न होकर के ये है कि बचपन कैसा रहा आपका? बचपन कैसा रहा मेरा? बहुत अच्छा सवाल पूछा। संस्कार जी बचपन मेरा बहुत शानदार रहा, जैसा बच्चों का रहता है अमूमन। सबसे अच्छी बात ये रही कि फादर जो है मेरे, वो एक बहुत छोटी सी जॉब करते थे और उस वक्त उन्होंने आज के कई वर्ष पहले जब एक डिसीजन लिया ना कि उनको अपनी वाइफ को साथ में लेके जाना है जहाँ वो नौकरी करते हैं। पहले के टाइम में होता नहीं था ना ऐसा। गवर्नमेंट जॉब था या गवर्नमेंट जॉब थी, जी। यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन में मेरे फादर जॉब करते थे। और जब जॉब उनकी लगी 80s में, तो उस टाइम पे परिवार से लोग अपनी पत्नियों को लेके जाते नहीं थे बाहर। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया कि वो लेके गए। तो हम लोग की पैदाइश परवरिश बरेली शहर में हो गई इसी बहाने। जी। तो जब वहाँ का माहौल मिला तो वहाँ का एक एटमॉस्फेयर ही अलग था। तो मेरा बचपना बहुत शानदार गया, एजुकेटेड गया। और मैं गेम खेलता था, क्रिकेट खेलता था। और मैं इलाहाबाद में जब मैं मेरी एजुकेशन हो रही थी तो आपके मोहम्मद कैफ साहब के जो बड़े भाई हैं मोहम्मद साहब, उनके साथ भी मैंने गेम खेला है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो अच्छा रहा बचपन इन टोटालिटी। आप बता रहे हैं कि आपका रुचि खेल में था, आप गेम खेलते थे बचपन में और भी एंटरटेनमेंट करते थे, परंतु पशु आहार की तरफ आने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? एक्चुअली मैं संस्कार जी आपको बताऊं ना, तो मैं क्रिकेट भी बहुत शानदार खेलता था और मैं एजुकेशन भी मेरी बहुत शानदार थी। जी। और मुझे लगता है कि मैं जो जो मेरे अंदर क्वालिटी एबिलिटीज हैं, अगर मैं उनकी एक शेप देता उस वक्त, तो आज शायद उस सेगमेंट में बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। बट सवाल ये है कि आपका टैलेंट, जैसे औषधा पशु आहार का जो आपने पूछा ना कि कैसे मन बना, वो मेरे 26 साल के करियर में, जब मैं सन 2000 में जब मैंने वर्किंग करना शुरू किया एक कंपनी के साथ, और जब मैं मार्केट में आया और बहुत कम एज में, 14 साल की मेरी एज थी उस टाइम पे, जब इसी मैं, कार्य को लेकर? नहीं इस कार को लेके नहीं, वो एक सेल्स एंड मार्केटिंग का ही कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। उस टाइम पे जैसे जब आपकी उम्र छोटी होती है ना, तो उस समय आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा लगा उधर इन्फ्लुएंस हो गए, कभी कुछ और अच्छा है, अच्छा पढ़ने में लगा कि नहीं चलो यार मेरे को इंजीनियरिंग करना है। बहुत हमारे फैमिली वाले परेशान है कि आप कोई कोर्स ऐसा करो, कोई ऐसी एजुकेशन करो जिससे आपको जॉब मिल सके, वही गवर्नमेंट जॉब वाली बात है। बट उस टाइम पे जो सिचुएशन, जो स्ट्रक्चर रहा, ऐसा घूमा कि मैं एक कंपनी से टकराया और उसका एक सेगमेंट मैं कर रहा था बनारस में नागरी नाटक मंडली में। मिस्टर रतिशंकर त्रिपाठी जी, जो आज की डेट में एक अच्छी पोजीशन पे हैं, पूरे यूपी के जितनी भी शूटिंग्स होती हैं उसके वो कहीं ना कहीं उस टीम का वो हिस्सा हैं। अमिताभ बच्चन जी की मूवी जितनी भी होती है उसमें वो उसका हिस्सा है। वो एक मंच पे बोल रहे थे, कोई एक मीटिंग चल रही थी किसी कंपनी की, और उस मंच पे बोल रहे थे और बहुत अच्छा बोल रहे थे। उस टाइम मेरी एज मुझे लगता है 13 और 14 होगी, मुझे कोई लेके गया था उससे। मुझे लगता है मैं अपने पूरी इंटायर लाइफ में जितना उस व्यक्ति ने बोला, उसके दो चार ऐसे सेगमेंट थे, लाइनें थी, जिसको सुनने के बाद उस टाइम से ये हमने मूड बनाया कि नहीं यार मेरे को यही करना है, इस लाइन में जाना है, सेल्स एंड मार्केटिंग में रहना है। उस समय तक ये नहीं पता था कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बने हैं कि नहीं। भाई आप जिस एज में हो, जी। जितना आपका टैलेंट है, अगर आपके मल्टीपल 4 टैलेंट हैं, तो आपको उन चारों में से किसी न किसी एक पॉइंट को चुनने के लिए या तो कोई सपोर्ट की जरूरत है या किसी सजेशंस की जरूरत हो। हाँ। होता है ना, वो मिसिंग था अपने साथ। लाइफ में कहते हैं ना कि आपका कोई तो एक गुरु होगा, वो गुरु ही आज तक नहीं बन पाया। वो गुरु महादेव को मान लेते हैं कि बस उन्हीं के रूप में उनको देखते हैं कि यार हमारे गुरु महादेव हैं। क्योंकि जब मन करे बात करने का गुरु से, तो उनसे बात कर लेता हूँ मैं गाड़ी में बैठे बैठे या उस टाइम पे भी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि औषधा पशु आहार का जो सेगमेंट हमने लॉन्च किया ना, ये तो मेरे 20 साल 25 साल काम करने के बाद का एक थीम लाइन है। और वो थीम लाइन ये है जो मुझे लगता है इस धरती पे, इस दुनिया में हर इंसान का एक थीम लाइन होना चाहिए, अपनी जिंदगी का एक उद्देश्य। और वो उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपने सर्वाइवल को तो कर ही रहे हैं। हमारे पास गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, पिताजी अच्छे से रहें, मम्मी अच्छे से रहें, पापा अच्छे से रहें, बच्चे अच्छे एजुकेशन करें, पैसे हो, सब चीजें होनी चाहिए।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो सबके लिए जरूरी है। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। लेकिन इसके बाद अगर आपके शरीर से कोई और पैसा नहीं कमा पा रहा हो या किसी रूप से मजबूत नहीं हो पा रहा हो, तो फिर आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम यहाँ इस जिंदगी में ईश्वर ने हमको भेजा है इतना बड़ा ब्रेन लेके कि हमारे ब्रेन से साइंटिस्ट लोग क्या क्या बना दे रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी हो जा रही है, किस तरह सेगमेंट्स हैं। और आज की डेट में हम सिर्फ उस शरीर से शादी करें, पढ़ाई करें, फिर शादी हो जाए, फिर शादी होने के बाद बर्डन आ जाए, घर का जिम्मेदारी आ जाए, और वो जिम्मेदारी निभाते निभाते वो पता लगा बेचारा कब 45 साल 50 साल का हो गया। किसी तरह उसने एक आध घर बना लिया, एक आध गाड़ी ले ली, बच्चों की पढ़ाई आ गई, फिर उन बच्चों की शादी आ गई। उस बंदे की पूरी लाइफ, लोग बोलते हैं ना स्ट्रगल, एक स्त्री का एक स्ट्रगल है, फीमेलिज्म एक वर्ड आता है, बिल्कुल है, लेकिन एक लड़कों का जो एक मेल है उसका भी एक स्ट्रगल है। वो जैसे ही पैदा होता है उसके ऊपर प्रेशर है कुछ बनने का, पढ़ो बेटा, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पता लगा वो बनना चाह भी रहा है कि नहीं। अब उस प्रेशर से बेचारा निकला, कहीं उसकी सर्किल अगर अच्छी नहीं निकली तो जॉब भी नहीं मिली उसको। अब उसकी शादी करा दी गई, जल्दी से शादी करो नहीं तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी। वो प्रेशर, शादी हो गई, उसमें बच्चे हो गए, अब प्रेशर आ गया पैसे का, वो करे क्या? इनमें से कौन सा प्रेशर आपके ऊपर था? यार एक्चुअली मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं था और आज भी नहीं है, मेरी फैमिली की तरफ से। सो मैं धन्यवाद दूंगा अपने महादेव को। मेरे पिता और मेरी माँ, ये दोनों ही एंटीक पीस हैं मेरी लाइफ में। जैसा मैं चाहता था थोड़ा सा वैसा, बस मेरे फादर मैच नहीं करते हैं, अदरवाइज मेरी मदर तो मैच करती है। मेरी माँ ने हमेशा, जैसे आप कोई डिसीजन लो बचपन में और आपको कोई ऐसा डिसीजन लो जिसमें आपको पैसों की जरूरत पड़े, मोरल सपोर्ट की जरूरत पड़े कि यार मेरे घर में कोई तो मेरे साथ खड़ा हो, और उसमें आपकी मदर जो है आपको कुछ पैसे ला के दे और कहे बेटा पिताजी को पता लग गया तो तुमको उधेड़ के बिन देंगे, इसलिए चोरी से लेके जाना और जब कर लेना तो मुझे बताना, और उनका सपोर्ट मिले तो आपको कैसा महसूस होगा। तो बस वही महसूस मैं करके अब तक की लाइफ मेरी जो चली है वो उसी आधार पे चली है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, कितना सोचता है, क्यों सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, माँ बाप हमको ऐसे मिले कि उन्होंने समाज को देखते हुए हम लोगों के साथ ट्रीटमेंट नहीं किया। हाँ, हमारे फादर बहुत ईमानदार ऑफिसर थे, मतलब एक ऐसे ऑफिसर थे, एक ऐसे अधिकारी हैं कि जो अपने कार्यकाल में अगर चाहते तो मुझे लगता है कि कम से कम 50-100 करोड़ की संपत्ति तो इजी गोइंग बन सकती थी उसको सही समय पे सर्कुलेट करके। लेकिन जिस पद पे वो थे उस पद पे उन्होंने आज तक किसी से 1 रुपए लिया नहीं, इतने ईमानदार थे। तो इसलिए वो एक घर भी बनाने में उनको पूरा जोर हो गया। आज उनके बहुत सारे घर हैं जो हम लोगों ने मेहनत करके वो किया। अदरवाइज वो उनकी ऑनेस्टी इतनी ज्यादा थी कि उस दौर में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। इवन अपने घर पे भी किसी को प्रमोट करके कहीं पे, ये नहीं कि आप सोर्स लगा के किसी की नौकरी लगा दो, कुछ भी नहीं। वहां मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया, मैंने जो करना चाहा। आदमी कंपनी ज्वाइन करता है, उसमें स्ट्रगल करता है, कभी फेल होता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, घर वाले उसको ताना कसते हैं, तुमने अपने बेटे को बिगाड़ दिया, तुम्हारी शय है, ऐसा है भाई। ये हर फैमिली में होता है, हम लोग के साथ भी हुआ है। और स्ट्रगल, मैं कहता हूँ मेरा दुर्भाग्य है, मैं बार बार बोलता हूँ एक बात, हमारी लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या होना चाहिए? खूब पैसा बनाने के बाद, अपनी सारी चीजें पूरी करने के बाद, कम से कम कोई ऐसा रास्ता हो जिसके थ्रू और भी लोग सपोर्ट ले सके उसका। क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको टैलेंटेड बनाया है तो आपके लिए तो नहीं बनाया होगा ना कि सिर्फ उसका फायदा आप लें। इस समाज को भी तो दे के जाओ कुछ। पॉलिटिक्स होती है, लोग बात करते हैं, उसमें भाषण जो देते हैं वो भाषण बड़ा प्यारा होता है, लेकिन जब पावर आती है और उस काम को करने का मौका मिलता है तब आदमी करता नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। औषधा पशु आहार, आज हम लोग एक फैक्ट्री चला रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके आगे क्वेश्चन होंगे उसके में आप पूछोगे मुझसे ये बात। मैं ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊं, औषधा पशु आहार का या मेरे किसी भी बिजनेस का थीम जो 20-25 सालों से रहा है वो यही रहा है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ कमी है उस सही मानसिकता की, हमारे यहाँ कमी है उस गाइडेंस की। आप देखो ना, हमारे गांव में 100 परिवार रहता होगा, एक परिवार मुझे बताओ जो दूसरे
घर के बंदे को सपोर्ट करता हो कि अरे बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरा सपोर्ट तुमको रहेगा, ऐसा कभी होता है? बहुत कम। खींचा तानी वो रहती है 90%। इसीलिए हम लोगों का माहौल इतना निगेटिव हो गया है कि इस निगेटिविटी की वजह से कई सारे लोग, कई सारे बच्चे, कई सारा टैलेंट परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास टैलेंट है, एग्जाम्पल, टैलेंटेड आदमी हो आप, तो आप डिजर्व करते हो ना कोई चीज, हाँ, वो आपको मिलनी चाहिए ना परफॉर्मेंस बिल्कुल में। तो बस वो प्लेटफॉर्म बनाने वाले लोग नहीं है हमारे देश में, इस प्रदेश में। आपके पास इतना पैसा है यार, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो ना, 1 सेकंड के अंदर करो ना, वो काम भी तो हो सकता है, उससे भी तो पैसे बनाए जा सकते हैं। औषधा पशु आहार की बोरी बिक रही है तो पैसे आ ही रहे हैं ना। लेकिन ये पैसे हमारे जैसे लोग, प्राण मित्र फाउंडेशन जैसे हम एनजीओ चला रहे हैं, जिसके अंदर हम 100 बेड का वृद्धाश्रम बना रहे हैं, हम लोगों को डेली फूडिंग करा रहे हैं, उन बच्चों को जिनको जरूरत है। वो हमें लाइमलाइट में आने के लिए नहीं करना है। मैं 25-26 साल से मैं काम कर रहा हूं इस इंडस्ट्री में, सेल्स इंडस्ट्री में, कई कंपनीज के, कॉर्पोरेट कंपनीज की मैंने ट्रेनिंग की। लेकिन हमने उसको सोशल मीडिया पे शो ऑफ नहीं किया, उसका उस समय जरूरत नहीं थी, जब फोन ही नहीं था। सन 2001 में जी। फोन नहीं था, 2002 तो 3 के बाद फोन आना शुरू हुआ। वो जो हमने फोन लिया तो फोन नहीं था, वो एरे में भी हम लोग थे और कॉन्शियस थे, और फोन आ गया और इस टेक्नोलॉजी में भी हम कॉन्शियस, हम लोग मिलेनियम है ना, बिल्कुल। उसी इसमें तो आते हैं। जेंजी जो आज हाँ, की डेट में जो जी। बच्चे हैं उनको तो सब कुछ मिला, हम लोग को तो कुछ मिला भी नहीं। तो हमने एक आउटडेटेड समाज भी देखा है और एडवांस समाज भी देखा है। अब इसमें हम लोग की एज में या हम लोग के प्रोफाइलिंग में 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो पुरानी सोच के अभी भी हैं। लेकिन जो 10% लोग हैं ना, जो ड्रास्टिकली सोचते हैं कुछ, वही कोई ना कोई अचीवमेंट करते हैं। आपने बताया कि आप वृद्धा सेवा आश्रम हम्म। संचालित कर रहे हैं, तो ये संचालित नहीं, उसका निर्माण कर रहे हैं। अभी निर्माण कर रहे हैं। यस, उसका उद्घाटन है अभी इसी नवंबर दिसंबर तक होगा। ये किस जिले में? ये गाजीपुर जिले में औड़ियार एक जगह है, महादेव, जहाँ पे मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है, जस्ट उसके बगल में एक घाट है, वो बिरला घाट के नाम से जाना जाता है। और वहां पे हनुमान जी की 12 मुखी हनुमान भी, बहुत दिव्य जगह है। वहां पे हम एक 100 बेड का एक आश्रम बना रहे हैं, जिसका ढलैया वगैरह और प्लिंथ लेवल के काम सब पूरे हो चुके हैं। इस समय ब्रिक वर्क चल रहा है। मुझे लगता है कि नवंबर या अक्टूबर में वो आ जाए। और इसके पीछे मैं आपको बिना पूछे बता दूं, ये वृद्धा आश्रम है, मतलब एक ओल्ड एज होम उन महिलाओं के लिए जो अपने बच्चों को बड़े मन से पाल के बड़ा करती हैं ना, जब, और जब उन बच्चों का आता है रिवर्ट करना कि अब मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं, उस टाइम पे वो बच्चे अपनी अपनी बीवियों को लेके विदेशों में सेट हो जाते हैं, और उनकी माँ के हाथ पैर चलना कम हो जा रहा है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। उस सिचुएशन के जो लोग हैं ना, उनके लिए हमने ये बनाया है। एक तो शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को भी, और उनके मुंह पे एक तमाचा भी है। हमारे पास ऐसा थोड़ी कि बहुत करोड़ों अरबों रुपए हैं हम लोग के पास, हम लोग पैसा बहाएं इधर उधर, ऐसा नहीं है यार। लेकिन आपका थीम होगा तभी तो कुछ करोगे ना। हम लोग आज 25-30 लाख रुपए जा रहे होंगे महीने के सैलरी, लोगों को तनख्वाह बढ़ रही होगी, कंपनी भी क्राइसिस में जाती है ना। आपने तो पढ़ा है पूरा, आप तो टेक्निकल आदमी हो। पहले साल 3 साल कोई भी कंपनी आती है, 5 साल अपना इन्वेस्टमेंट डालती है, उसके लॉसेज होते हैं। लेकिन कौन ऐसी कंपनी होगी जो अपने लॉसेज में भी इस तरह के फीचर्स और इस तरह के काम मार्केट में कर रही होगी? प्रॉफिट एंड लॉस ये पार्ट ऑफ बिजनेस है कि नहीं? बट लेकिन अगर आपकी जहन में वो बात है कि आप वो काम करना चाहते हो, तो मैं नहीं लंगर खिलाएंगे हम 5,000 लोगों को, लेकिन हम 5 लोगों को भोजन करा सकते हैं, तो वो तो काम करेंगे, कि उसके लिए हमको बैनर पोस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो प्राण मित्र फाउंडेशन आज के 3 साल पहले से इसी सारे कामों में काम कर रही है, और बहुत ज्यादा हमने उसको अभी लाइमलाइट में लाने की कोशिश नहीं की। हाँ, आप धीरे धीरे जो है, आपका सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया, जीपीटी आ गई है, लोग कह रहे थे एआई आ जाएगा तो जॉब खत्म हो जाएगी। हाँ। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी मार्केट ही बदल के रख रखी है। लोग उसको देखें तो उससे सोल्यूशन क्या है, आज हमारे फोन में सारे सोल्यूशन, हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं। कुछ भी एक्सपर्टीज आपको पता करनी है इस देश के बारे में, आपके हाथ में फोन है, उसमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो आपको सब कुछ बता देगा। कोई पढ़ने वाला बच्चा अगर इसको यूज करे तो सारा सिलेबस बता देगा, कैसे पढ़ा जाता है वो बता देगा। कोई खेलने वाला बच्चा यूज करे तो उसको क्रिकेट कैसे खेलना है, क्या करना चाहिए, वो सब बता देगा। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के दौर में हम उसका फायदा लेने की बजाय, और हम लोग बैकफुट पे जाते जा रहे हैं। आप देखो ना, पंजाब कहाँ पे, हरियाणा कहाँ पे, देखो ना आपका गुजरात कहाँ पे है, हम कहाँ पे, यूपी कहाँ पे, बिहार कहाँ पे।
सबसे ज्यादा आईएएस यूपी ने दिए हैं। फिर भी आज यूपी में अभी अब तो अपराध रहा ही नहीं, लोगों को डर खत्म हो गया, नहीं तो इससे पहले कर लेते आप कुछ। हर चौराहे पे तो गुंडई हो रही है। सिचुएशन क्या है ना कि अगर हम लोग अपने काम का ऑब्जेक्ट क्लियर कर, हम सोचते हैं ना दुनिया अच्छी हो जाए लेकिन हमें कुछ ना करना पड़े, ऐसा हो सकता है? मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे वो ये कि अभी आपने बताया कि जो नालायक बच्चे माताओं का ध्यान नहीं रखते उनके लिए आप वृद्धा सेवा आश्रम बना रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति बोलती है या बताती है कि जिस बच्चे के अंदर वत्स का भाव खत्म हो जाता है वही समझता है कि माता का शोषण किया जाता है, जबकि माता से पोषण लिया जाता है, माता का शोषण नहीं किया जाता है। ऐसे में मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्राण मित्र फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, तो क्यों नहीं प्राण मित्र फाउंडेशन भविष्य में या फिर अभी से कुछ ऐसा करे कि उन नालायक बच्चों को सुधारा जा सके। अरे वाह यार, बहुत अच्छा आइडिया है, आइडिया बहुत जब वो शानदार है। समझेंगे कि गीता को माँ, गाय को माँ, गंगा को माँ, धरती को माँ माना जाता है, तभी उनके अंदर वत्स भाव जागृत होगा। संस्कार क्या है ना, अभी हम लोग वही कर रहे हैं, बस उस पे हमने उसको मार्क नहीं लगाया है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, गांव गांव जाके जो संगोष्ठियां होती हैं, उन संगोष्ठियों में कौन होता है? वहाँ के लोकल लोग ही तो होते हैं, वहाँ स्थानीय बच्चे भी लोग। होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, वो सब सुन रहे होते हैं ना ये सब बातें। इन सब बातों से कुछ तो फर्क पड़ता होगा उनको। हम इसकी मुहिम चलाएंगे ना, वो नहीं चल सकती यार, ये बड़ा इमोशनल। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अपने माँ से प्यार नहीं करता होगा, सब करते हैं। ऐसा मैं कही नहीं रहा कि वो नालायक इस मामले में है, वो नालायक हो जाते हैं। जैसे उनकी शादी होगी, जैसे उनके जीवन में एक लड़की का प्रवेश होगा, उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, वो बात करना शुरू करेगा, और उसके चक्कर में वो करेगा क्या कि अपनी फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोगों को आहत करना शुरू करेगा। कभी अपने पिता का जवाब दे देगा, बचपन से नहीं दिया होगा। नेचर बदलता है ना, क्योंकि जैसे ही उसको लगता है कि अब मैं इस परिवार का मुखिया होने जा रहा हूं, मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, मेरी पत्नी आ गई, मेरे बच्चे आ गए, उसको जो अपना जीवन मिलता है ना, तो वो जब अपने पिता से कंट्रोल होके आता है, तो वहीं पे ट्विस्ट है। कुछ लोग इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो उनके पिता या उनके माँ बाप उनके लिए कुछ नहीं कर पाए होंगे, बहुत स्ट्रगल से उनको पाला होगा, लेकिन वो अपने माँ बाप को बिना एसी के और बिना गाड़ी के कहीं चलने नहीं देते होंगे। ऐसे भी तो बच्चे हैं। जी। और आज की डेट में जो बच्चों के पास सब कुछ है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए उनके पास समय नहीं है, आप नहीं टाइम दे सकते फिजिकली, कोई इशू नहीं है, आप फोन पे बात करते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप वैसा सोच रखते होगे ना, तो जो आपके माँ को, आपके पिता को महसूस होती हो ना, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हमें किसी का तबका चाहिए कि मैं अच्छा बेटा हूं कि खराब बेटा हूं। मेरे माँ बाप को पता होना चाहिए कि मैं अच्छा बेटा हूं या खराब बेटा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने प्राण मित्र फाउंडेशन क्या कुछ कर रहा है ये बता दिया, परंतु आप औषधा पशु आहार के भी फाउंडर हैं। जी। ऐसे में औषधा पशु आहार की स्थापना कब हुई? औषधा पशु आहार के बारे में मैं आपको बता दूं। औषधा पशु आहार, देखिए मेरा बिजनेस जो है था वो सेल्स एंड मार्केटिंग का ही रहा हमेशा से। कई कंपनीज में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करने के बाद रियल एस्टेट के बिजनेसेस हैं अपने, और भी जो हम हमारी विंग्स है जो अब तक हम लोग काम कर रहे थे। विंग्स। कई सारे वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसके कई सारी विंग्स अलग अलग रही हैं, लेकिन हर जगह पे जब हमने काम किया, हर विंग्स की अपनी एक कहानी है। जैसे रियल एस्टेट है, एक अपनी एक कहानी है उसकी, उसमें भी कुछ अप एंड डाउन होते हैं जहां से आप कुछ सीखते हो। लाइफ के इतने साल कॉन्टिन्यूअस 12 से 16 घंटे मैंने काम किया है आज की डेट में, और इस बात पे मुझे बहुत फक्र होता है, अपने आप पे फक्र होता है कि मैं सन 2001 से लेकर 2025 में खड़ा हूं, 26 में आ गया अब तो, और शायद मैंने कोई ऐसा दिन हो जिसमें मैंने काम ना किया हो। अब वो काम से मेरे को रिजल्ट आया नहीं आया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, डेफिसिट हुआ, प्रॉफिट में गए, लॉस में गए, कहानी सुनी, ये हुआ वो हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन आज के 6 साल पहले जब मैंने वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनी के एक विंग वाइटल एग्रो एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड का हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन कराया, उस दौरान एक फिश फार्मिंग नाम की एक कंपनी हमने लॉन्च की थी, मछली पालन का काम कुछ ऐसा। तो मेरे घर से किसी ने बोला कि यार ये मछलियों पलती हैं, पलने के बाद जाके डिमोलिश होती हैं, उसके बाद जो है आगे जाके वो बिकती हैं, ठीक है। ऐसा फीड बना रहे हो, ऐसा चारा बनाओ कम से कम जिससे लोगों के अंदर कुछ एक चेंजेस हो पाए। जैसे जो काम जैसे होता है ना कि कुछ काम ऐसे करने चाहिए, ऐसा लोगों का गाइडलाइन है।
तो दिमाग में बात हुई। उसके बाद हमने अचानक एक इस पॉइंट पे डिस्कशन हुआ, एक हमारी टीम बैठी थी, वो बात हो रही थी, और उसमें ये हुआ कि यार पूरे देश में यूपी और बिहार लगभग 40 करोड़ की जनता है। जी। 24-25 करोड़ उत्तर प्रदेश में और 16 करोड़ आपके बिहार में। इन 40 करोड़ की जनता का जो किसान है, जो पशुपालक है, वो तो एकदम जमीन पे है। और पंजाब हरियाणा का किसान कहाँ है यार इतने जमीन पे सक्सेसफुल? का मतलब जमीन पे का आर्थिक मतलब रूप से आर्थिक रूप कम। से जमीन जी। पे। जैसे हमारे यहाँ के पशुपालक बेसिकली फेल क्यों हो जाते हैं? वो डेयरी खोला उन्होंने 10 जानवर से, 1 लाख 5 लाख 10 लाख लगा के, पैसे से घर पे मजबूत थे, पिता ने कहा डेयरी खोल दो, अच्छा काम चलेगा, डेयरी खुली, अच्छी सी बाउंड्री वाउंड्री लगा के पूरी डेयरी हुई, जानवर आए बाहर से, पंजाब पंजाब से जानवर आने लगे, खाने लगे। अब उसमें जानवर का आहार ठीक नहीं था, जिसकी वजह से कोई भी जानवर में, किसी में प्रजनन की प्रॉब्लम है, किसी में सीमेन नहीं ले रही है, कोई हीट में नहीं आ रहा है जानवर, किसी को मुंहपका रोग हो गया, खुरपका हो गया, थनैला जैसी बीमारियां हो जा रही हैं। अब वो बंदा डेयरी ओपन किया, तब तक उसकी एक गाय जैसे ही अपना दाम निकालती, तब तक वो बांझपन का शिकार हो गई, वो धंधा टूट गया उसका। तो धीरे धीरे ये प्रचलन चला। अच्छा, हमारे पूरे स्टेट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली लोग लेडी वाले पशु आहार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उनको पता होना चाहिए ना कि आप क्या खिला रहे हो। मेरा बस सिंपल सा सवाल है। जी। तो वहां से हम लोगों ने रिसर्च किया, महाराष्ट्र गए, कई स्टेटों के किसानों से मिले, क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं। भाई हमारे पास फॉर्मुलेशन तो है ही, पढ़ा लिखा आदमी है हम लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इतना तो कैलकुलेशन बना ही सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के लिए 6 साल हम लोगों के इस औषधा के पीछे गए हैं, जो इस पे R&D हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जी। किया गया है इसके ऊपर। और इसके बाद हमने इसको 2023 में 2022 में फॉर्म्ड किया, और पिछले 3-4 सालों से इसको हम मार्केट में उतार के लेके आए। अब इसमें भी कई चीजें हैं। औषधा पशु आहार एक ऐसा ब्रांड है जो कई चीजों के लिए अनोखा जाना जाएगा, आपके लिए भी नया होगा। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जैसे क्योंकि जैसे आज तक आपने देखा होगा ना, सेल्स एंड मार्केटिंग में जो एक मार्केटिंग का तरीका हो, आपने आज तक देखते आए हो, डिस्ट्रीब्यूशन, जी। कि कोई भी कंपनी आती है, उसका एक एडवर्टाइजिंग का एक वो होता है, और मार्केटिंग में एक टीम होती है जिसपे जॉब पे लोगों को रखा जाता है, और एक सेल की जाती है। हमने उस पैटर्न को ही बदल दिया है। हमारा पैटर्न कुछ डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ एक ब्लॉक के अंदर अगर 300 गांव आते हैं, और एक जिले के अंदर अगर 15 या 16 ब्लॉक आते हैं, तो आप समझो कि उस ब्लॉक के अंदर अगर 300 गांव हैं, और हर गांव के अंदर अमूमन 150 घर हैं, तो वहां किसान रहते हैं। हाँ। लेकिन हम अगर ये मॉडल दुकानदार को देंगे ना, अभी औषधा पशु आहार, तो दुकानदार बोलेगा साहब मेरा कमीशन बढ़ा दो। दूसरा, क्या वो किसान को बताएगा कि अरे अरे रुको रुको रुको, औषधा पशु आहार आया है एक, इसके अंदर ये सारी क्वालिटी एबिलिटीज हैं, इसको खिलाओ, इससे आपका गाय का बांझपन खत्म। ऐसा बोलेगा दुकानदार? आपको लगता है? नहीं बोलेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है। वो तो कुछ भी बेचेगा, उसको पैसा आएगा ना। हाँ। तो वो कुछ भी बेचता है, उसको पैसा आता है, वो क्यों एक झंझट लेने जाएगा कि औषधा के बारे में बताना पड़े? तो वो क्या बोलता है, रख दो यार 50 बोरा, बिकेगा तो बेच देंगे। तो औषधा ने उनको दिया ही नहीं। हमारा मॉडल ही अलग है, हम ब्लॉक वाइज डीलर डेवलप कर रहे हैं, और डीलर के हिसाब से हर ब्लॉक के अंदर जितने गांव हैं, हर 4 गांव पे एक छोटे छोटे पिकअप सेंटर्स बना रहे हैं। और वो पिकअप सेंटर्स और डीलर्स जो हम डेवलप करते हैं, वो बेसिकली पशुपालक, कलेक्शन सेंटर चलाने वाले लोग, पशु पालने वाले लोग, डेयरी चलाने वाले लोग, ग्राम प्रधान, कोई रोजगार कर रहा है, कोई नया रोजगार करना चाहता है, यंगस्टर, यूथ, आज हर उस व्यक्ति के लिए जो मजबूत पोजीशन पे है, इकोनॉमिकली साउंड है, पैसों से मजबूत है, वो डीलरशिप लेता है ब्लॉक वाइज। और मजबूत आदमी कोई होगा, वो डिस्ट्रिक्ट पे काम करेगा। लेकिन हमने मार्केट के पहले से बने हुए एजेंसी वाले लोगों को ज्यादा टच नहीं किया। नए एंटरप्रेन्योर खड़े करने की कोशिश की है, नए लोगों को खड़ा करने की कोशिश की है, नए लोगों को सिखाने की कोशिश की है। अब जैसे औषधा के अंदर जितने भी डीलर्स और सब डीलर्स या पिकअप सेंटर्स बनते हैं हमारे, उनकी हम पूरी ट्रेनिंग लगाते हैं। सपोज आप हमारे डीलर बने, जी। अगर आप प्रॉपर डीलरशिप के लिए काम करोगे ना, तो आपको आना पड़ेगा लखनऊ, आपको बैठना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा हम कैसे काम करते हैं। जब आप समझ जाओगे कि हम ऐसे काम करते हैं और ये पैटर्न है काम करने का, 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए महीना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों जाना आपको कहीं और, क्यों जाना किसी की कंपनी में जॉब करने, फिर बाद में ये कोसना कि अरे यार मैं तो काम करता हूं दिन भर, मेरे को 15,000 रुपए मिलते हैं। क्यों नहीं मिलेंगे 15,000? जो हमारी क्वालिटी होगी उसी हिसाब से तो पैसे मिलेंगे। कि 15,000 वाली क्वालिटी के लड़के को हमको 1 लाख रुपए तनख्वाह देना चाहिए, आप दोगे? नहीं। आप अपने घर पे किसी को सर्वेंट रखते हो, और कोई लड़का होता है जो बेचारा बहुत गरीब होता है, हाँ। तो आप उसको कितनी तनख्वाह देना चाहोगे? 10,000, 12,000, 15,000? अप्रोक्स इतना ही। इतना ही दोगे ना। आप डेयरी खोलोगे,
डेयरी के अंदर आपको 4 लेबर रखनी है, तो आप क्या सबको 50-50 हजार तनख्वाह दोगे क्या? लेकिन लोग जब बात करते हैं ना कि 15,000 कमाने के लिए लड़का ये करता है, वो लोग भूल जाते हैं कि वो पढ़ाई के टाइम पे उस लड़के को पढ़ना चाहिए था, डिग्री लेनी चाहिए थी, क्वालिटी बनानी चाहिए थी। और पढ़ाई सब कुछ नहीं है। आज की डेट में सेल्फ सेंटर्ड, मतलब जो लड़के आज हैं, मैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रदेश के सभी युवाओं को और यूथ को कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा आदमी ही सिर्फ सफल होता है, ऐसा नहीं है। 90% पढ़ा लिखा आदमी नौकरी करता है। 90% पढ़ा लिखा आदमी नौकरी करता है और 10% बिना पढ़ा लिखा आदमी उनको नौकरी देता है। और यही इतिहास रहा है, उठा के देख लीजिए। आपको ये फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए यार कि मैं अंबानी के घर में पैदा होता तो मैं, कई लड़के कहते हैं मेरे से, कई बार मैं देखता भी हूं, अरे यार हम गलत जगह पैदा हो गए, अरे यार हमको तो यहां पैदा होना चाहिए था। आप ऐसी चीज मांग रहे हो, हमको ऐसी जगह पैदा होना चाहिए था जहां से आपको लाखों रुपए मिले होते सपोर्ट में। ऐसी जगह आपको, अब इस पे भी आपको कंट्रोल चाहिए। अरे यार जहां पैदा हुए हो वहीं कुछ करके दिखाओ ना, अगर ताकत है तो। अगर इतना अंदर गुबार है तो आप हम, कई लोग कहते हैं हमारे पिताजी कुछ कर नहीं पाए, तो आप कर दो ना। आप इतना बड़ा कर दो कि आपके पिताजी को गर्व हो। मैं अपने सभी लोगों को ये बात बोलना चाहता हूं कि लाइफ जैसी मिली है, जिस अवस्था में मिली है, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हो, इसके बारे में दिमाग लगाना शुरू करो। अपेक्षाकृत इस बात के कि सामने वाले के पास कार है तो मैं छोटा दिख रहा हूं, मेरे पास पैसे कम है तो लाओ मैं ऊटपटांग काम करना शुरू करूं, ये सब जरूरत नहीं करने की। बहुत पेशेंसली चलिए, इंतजार करिए। हिंदुस्तान के अंदर, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे ईश्वर सबकी जिंदगी में 3 मौके जरूर देता है, जिसको हम लोग गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं। वो कभी भी आ सकती है, किसी के रूप में आ सकती है। जब आपका ब्रेन ठनक जाए, यार मेरे को ये करना है। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री साधु हो गए, कितनी कम उम्र में छोड़ दिया सब कुछ। समझ में आ गया होगा कुछ, छोड़ दिया उन्होंने, एक उनकी आइडियोलॉजी है। तो जरूरी थोड़ी है कि नहीं अब मैं साधु बनूंगा तभी कुछ अच्छा काम करूंगा, नहीं। किसी का दिमाग घूम गया, उसने कहा यार मैं इंजीनियर बनूंगा, निर्माण करूंगा अपने देश के लिए, वो इंजीनियर बन गया। किसी का मन किया मैं एक्टर बनूंगा, वो बंबई चला गया। जिसका जिसमें वो, पहले के जमाने में, आप मुझे बताओ, मेरे जमाने में, मैं अपने जमाने की बात करता हूं, हमारे फादर कभी नहीं चाहते थे कि हम गेम खेलें, क्रिकेट खेलें। पिटाई होती थी हमारी खेलने पे, तोड़े जाते थे, हम लोग को पाइप से मार देते थे कभी कभी। तो बहुत मारा है मेरे फादर ने मुझे। किस बात के लिए? कि हम खेलते थे। क्योंकि उस समय प्रचलन क्या था, एक साइकोलॉजी क्या थी, गांव से क्या कहा जाता था, खेलने कूदने में नहीं, पढ़ने में, बस बस नौकरी करो। अगर उस समय खिला दिए होते तो क्या पता कुछ खेल ही गए होते। और आज हमारी बेटी अभी 9 साल की, 10 साल की है, उसका एडमिशन है, वो आज क्रिकेट खेल रही है। मैं जबरदस्ती खिलाना चाह रहा हूं, खेलो भैया। जमाना आप देख रहे हो, बदल रहा है। हम खेलना चाहते थे तो हमारे फादर ने नहीं खिलाया, और शायद हमारी बेटी खेलना नहीं चाहती भी हो तो भी हम उसको खिला रहे हैं जबरदस्ती। यही चेंज मैं बात कर रहा हूँ। आप औषधा पशु आहार के फाउंडर हैं, परंतु आप जिस प्रकार से अपनी बातों को रख रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर तो भी हूं हैं। ना सर, बिल्कुल हूं। वो मेरी जीन्स है। तो मेरा सन प्रश्न ये 2001 में। मेरा प्रश्न ये है कि आप कभी नर्वस होते होंगे तो क्या कुछ करते हैं? बहुत नर्वस होता हूँ यार सम टाइम, और जब भी होता हूं तो बस अपने आप से बात करता हूँ, अकेले। जब आपको ऐसा लगे ना कि यार आप थक गए हो, पता है आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनता कौन है? जिसने बहुत सारा कुछ लाइफ देखा हो। हर आदमी दुनिया का मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, आप बताओ मुझे। नहीं। और ये कोई उपाधि नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर, कोच, ये उपाधि नहीं है। ये आपकी वो अचीवमेंट्स होती हैं जो लोग आपके नाम के आगे चाहते हैं देखना। हमको सैकड़ों लोगों ने कहा होगा, पवन जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको ट्रेनर होना चाहिए। हमको बहुत लोगों ने कहा, साहब आप ऐसा काम करते हैं, आपको तो हीरो होना चाहिए, आपको तो पिक्चरों में जाना चाहिए। हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा, यार आपके पास तो ये टैलेंट है, आपको तो नेता होना चाहिए। लोगों ने तो कुछ भी कहेंगे ना। हम क्या होना चाहते हैं, जो चीज लाइफ, अभी आपकी एज कितनी है? 21। 21 ईयर एज। अभी 21 साल आपकी उम्र है। जिस दिन आप 35 साल, 40 साल के फ्रेज में जाओगे ना, तो ये 20 साल की एक, जो आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं होंगी ना,
यही आपका मोटिवेशन बनेगी एक दिन। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते गए, सीखते गए, जैसे मैं जब 21 साल का था तो मैं कहीं वहां खड़ा था और वहां से मैं ऐसे 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 राउंड मारते हुए यहां आया, और अभी आप मुझे वहीं दिख गए तो मैं आपको समझा दूं, अरे यार संस्कार, एक काम करो, यहां से ऐसे ऐसे मत आना बेटा, बड़े गड्ढे हैं, यहां से एक रास्ता लेना, सीधा इधर आना, तुम्हारा रास्ता बच जाएगा। हाँ। और आपने वही काम कर दिया तो आपके बच गए ना 10 साल जो हमारे स्ट्रगल के थे। तो हमने जो गलतियां की, अगर कोई और गलती न करे, इस भाव से जो लोग इस सेशन में आते हैं, इस प्रोग्राम्स में, इस तरीके के सिस्टम में, वो मोटिवेशनल स्पीकर हो जाते हैं। लोग कहते हैं अरे साहब वो तो मोटिवेशनल स्पीकर है। मोटिवेशनल स्पीकर एक बहुत अच्छी बात है, आपको होना चाहिए, आपको होना चाहिए, इस हिंदुस्तान में सबको होना चाहिए। मैं तो कहता हूं किसी की बात से कोई अगर मोटिवेट हो जाए तो इससे बेहतर बात क्या है यार। मैं गलत रास्ते पे हो सकता है जा रहा हूं, आप मुझे मिल गए अचानक से, आपने मेरे को एक छोटी सी राय दे दी, अब आप मुझसे एज में बहुत छोटे हो, तो क्या मैं करूं, मैं आपकी राय को ना लूं क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस नहीं है? ऐसा नहीं होता। आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या पता कौन सी ऐसी बात कह दी हो जो मैं मिस कर रहा हूं। तो सजेशंस तो सबके लेने चाहिए। तो मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर रहा हूं मेरे भाई, 22 साल मैंने काम किया है इस फील्ड में, ग्राउंड लेवल पे काम किया है। और मैं मोटिवेशन, कोई किताबी मोटिवेशन देना भी नहीं चाहता और मुझे पसंद भी नहीं है। आपने अपने कंपनी की स्ट्रेटजी बताई कि किस प्रकार दूसरे कंपनियों से आपकी कंपनी अलग है काम करने की स्थिति में। जी। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है हम्म, कि पशुपालकों के लिए पशु आहार जो आपकी कंपनी बनाती है, जी। उसमें और अन्य कंपनियों के जो पशु आहार होते हैं, उसमें क्या कुछ डिफरेंस है? मैं ये डिफरेंस, इसका आंसर ऐसे ना करके दूसरे तरीके से बताता हूं। मैं बस आपके माध्यम से, जो भी किसान या कोई शहर में रहने वाला आदमी अपने यहाँ गाय लाया हो शौक में पालने, अगर आप गाय और भैंस को पालते हैं और अपने आप पशु रख के उससे दूध निकालते हैं अपने परिवार को खिलाने के लिए भी, तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। औषधा पशु आहार कोई रॉकेट साइंस नहीं बना रही है, कोई ऐसी चीज नहीं बना रही है जिससे हमको 10 लोगों से कंपेयर करना पड़े। मैं किसी प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं करता, पहली बात, किसी प्रोडक्ट से। हमने एक प्रोडक्ट बनाया गोल्ड, वो गोल्ड क्यों है वो जानो आप पहले। तो हमने इस प्रोडक्ट में क्या मिलाया? हमने इस प्रोडक्ट में अनाजों का मिश्रण किया, खलों का मिश्रण किया, प्रोटीन। अच्छा, अनाज फॉर्मुलेशन क्या बोलता है? कौन चुराता है फॉर्मुलेशन यार? आज गूगल के जमाने पे आप हो, एक बार बोलो जीपीटी से, गूगल पे बोलो कैसे चुने संतुलित पशु आहार, वो तुरंत बता देगी आपको। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा 4 अनाज होते हैं, अनाजों में फाइबर मोस्टली पाया जाता है, इसलिए अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो वो भी करते होंगे। सब करते हैं, सब करते हैं और करना चाहिए। जो करता होगा उसको इस फीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनाजों का मिश्रण से फाइबर, लेट इट बी, अनाजों से मिश्रण से फाइबर, दालों के मिश्रण से प्रोटीन, चोकर के मिश्रण मिश्रण से फाइबर आ रहा है ना। तो गेहूं, मक्का, जौ आप मिला दिया, आपको फाइबर मिल गया। चने की चूरी, चने का छिलका, रहर की चूरी, दालों का मिश्रण कर दिया तो प्रोटीन आ गया। खले मिला दिया आपने, जैसे कि बिनौला की खल है, वन ऑफ द बेस्ट खल मानी जाती है, जिसमें हाई प्रोटीन होता है, इसलिए महंगी मिलती है। सोयाबीन महंगा मिलता है, तो इनकी खलें अगर डाल दोगे आप, प्रोटीन और अच्छा आ गया। गुड़, नमक, हल्दी, मीठा सोडा, ये सब मिला के प्रोडक्ट बना दीजिए। लेकिन अगर ऐसा कंपनियां बना रही होती तो 22 रुपए में कैसे दे रही होती? 1050 की बोरी कैसे बिक रही होती? मैं तो हर खरीदार से बोलना चाहता हूं कि क्यों नहीं पंजाब और हरियाणा और वहां के जो समृद्ध किसान है, या उत्तर प्रदेश के या बिहार के जो समृद्ध किसान है, जो बड़ी डेयरियां चलाते हैं, वो क्यों नहीं खिलाते हैं उस लेडी को? वो नहीं खिलाते। उनको लगता है कि वो अपने जानवर को वो अनाज खिलाएं जिसको वो जानते हो। इसलिए आपने कई अनाजों को, कई पशुपालकों को देखा होगा आपने, कि वो लोग जाते हैं अलग अलग अनाज खरीद के लाते हैं, पिसवाते हैं और खिलाते हैं कभी कभी। लेकिन अगर ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में मिलने लगे तो किसी को बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि वो तो खुल रहा है ना, दिख रहा है हाथ पे। उसमें कोई तो ऐसा सिस्टम है नहीं कि जो हमारे पास अलग होगा। तो मैं सबको बता देना चाहता हूं, जितने भी लोग अगर गाय भैंस का पालन कर रहे हैं और औषधा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो औषधा पशु आहार सिर्फ और सिर्फ अनाजों का मिश्रण करके प्रोटीन सोर्स, फाइबर सोर्स, कैल्शियम सोर्स दे रही है। और अगर ये पशु खाएगा, स्वास्थ्य उसका मजबूत रहेगा, बिजनेस उसका ऑटोमेटिक बढ़ेगा, दूध की क्वालिटी अच्छी आएगी, उसको जो पिएगा उसको भी क्वालिटी मिलेगी। हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, जानवर भी जो खाएगा उसके शरीर में आएगा। सिंपल। आपकी कंपनी वर्तमान में किन किन प्रदेशों में कार्य कर रही है? सर आज की डेट में मेरी कंपनी
बिहार में, यूपी में, एमपी में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, झारखंड में, जहां जहां से लोग जानते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, जहां जहां से जुड़ते जा रहे हैं वहां वहां हम लोग जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि नहीं मैं इसी जगह शो, मेरी तो कोशिश थी कि यूपी और बिहार से हम स्टार्ट करेंगे। हमने वहीं से स्टार्ट किया। आज आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, आज की डेट में बस्ती, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, जहां जहां हम सर लोगों का उत्तर रीच है। प्रदेश के सभी जिलों में है। सभी जिले नहीं कह सकते, मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट सब जिलों में हम लोग हो जाएंगे, क्योंकि अभी 2 इवेंट और अच्छे करने वाले हैं, जिससे मोस्ट प्रोबेबली हर डिस्ट्रिक्ट में अवेल होंगे। आपकी कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए क्या कुछ करना होगा? देखिए, इस कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ संपर्क करना होगा। आप किसी भी औषधा के नंबर से या सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से अगर आप सुनते हो, तो नंबर हर जगह फ्लोट है, आप कंपनी में फोन करो। सिंपल सा काम है यार, एक रजिस्ट्रेशन कराओ। ब्लॉक स्तर पे डीलरशिप लेनी है तो उसके लिए एक गाड़ी माल मंगा लीजिए, या उसका एक प्रोसीजर है, समझ लो आप। पिकअप सेंटर खोलने के लिए 60 बोरे की परचेजिंग करके आप जुड़ सकते हो। हाँ, हमने एक बहुत यूनिक तरीका जोड़ा है ऑनलाइन जोड़ने का। तो हमारे यहाँ औषधा से जो भी जुड़ेगा उसका एक आईडी, एक पासवर्ड होगा जो अपने फोन में खोलेगा। सभी लोग देख सकते हैं मेरे फोन में कि भैया हमने किसको फोन किया, कौन जुड़ा, कितना बोरी खरीदा, कितना नहीं खरीदा, सारे इनकम के पार्ट वहां से मिल जाएंगे। तो अगर मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूं तो मुझे बताने में टाइम लगेगा, इसलिए एक कॉन्टैक्ट नंबर है कस्टमर केयर का, उस पर जाएं, उनसे पूछें कि आप क्या चाहते हो। अगर आप पिकअप सेंटर बनना अगर चाहते आप हो? कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें तो। 7897238183 एक नंबर ये है, जो सीधा कस्टमर केयर, हाई कस्टमर केयर नंबर में की लिस्ट में से एक अपडेटेड लिस्ट है ये, जिसकी एक कॉल मेरे पास भी सम टाइम आ जाती है अगर वहां से कॉल बैक नहीं गया तो। इसके अलावा 7991238181 एक नंबर ये भी है। इसके अलावा एक अपना वो वाला नंबर कौन सा था, 95 वाला ना, 95, एक नंबर और भी है 95417019 एंड 7013। ये दोनों नंबर के आगे बस 13 और 19 का डिफरेंस है, बाकी 95417013 और 7019। 24x7। 7897238183 ये जो है वो 24x7 काम करता है भैया। रात में 24 घंटे तो नहीं हो सकता, कोई सोने का टाइम मिलना चाहिए। तो कस्टमर केयर नंबर को जो हम लोग 24x7 वाली सर्विस है वो भी अभी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अपने यूपी और बिहार और अपने देश में ना, लोग बस वो मॉर्निंग में 9 बजे से 9 बजे तक की सर्विस चाहते हैं, तो वो सर्विस अवेलेबल है। आपकी कंपनी में अभी 24x7 नहीं, बाकी 9 से 9 वाली सर्विस अवेलेबल है। जो ऐसी सर्विस आपको चाहिए, 24x7 भी सर्विसेज हैं, बट डिपेंड करता है आपको कौन सी सर्विस चाहिए। अगर आपको इससे जानकारी चाहिए कि डीलरशिप कैसे लें, कैसे अपने छोटी जगह पे हम पिकअप सेंटर से शुरू कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ से ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा, तो इसकी जानकारी आप ऑफिशियल टाइम पे जब लेते हो तो वहां का उससे संबंधित अधिकारी फोन उठाएगा और वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। आप उत्तर प्रदेश में भी कार्य कर रहे हैं, तो एक प्रश्न मेरा ये भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपका सहयोग करती है? उत्तर प्रदेश की सरकार मेरा सहयोग करती है कि नहीं, गुड क्वेश्चन। यार इस जगह पे मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा है। अब ये नहीं है कि वो इस सरकार में खराब रहा है, वो कोई भी सरकार रही है उसमें खराब ही रहा है, क्योंकि वो सरकार से रिलेटेड प्रश्न ही नहीं है। मेरा काम है बैंक में, मेरा बैंक में काम नहीं करेगा तो बैंक मैनेजर की गलती है। मैं बोलूं कि नहीं सरकार की गलती है, मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं गया कुछ सामान खरीदने, गाड़ी खरीदने, उस पे एक जीएसटी का एक टैक्स है। मैंने बोला सरकार की गलती है। इतने दनादन वाले रोड पे जहां चारों तरफ हाईवेज हैं, अगर मेरे को 2 किलोमीटर रोड खराब मिल गई तो मुझे लगा रहे यार ये तो सरकार की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता। पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात नहीं करता, किसी वर्ग का हो। जब लोग जातिगत समीकरण की बात करते हैं ना यूपी के अंदर, इसी के ऊपर तो पॉलिटिक्स चल रही है, यही तो मुद्दा है। भूल जाओ ना आप सरनेम, आपका नाम संस्कार है, मेरा नाम पवन है, ये याद रखो ना यार। पहले राष्ट्र बाद में कास्ट। बाद में पूछो ना मेरा सरनेम क्या है, आपका सरनेम क्या है, फर्क पड़ता है सरनेम से? कुछ फर्क पड़ता है क्या? हमारे जिले का डीएम अगर किसी दूसरे सरनेम का होगा जो हमारी बिरादरी का नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? वो डिजर्व करता है, जो आदमी वो वहां बैठा है, जो मेहनत करके वहां गया होगा वो जानता होगा ना कैसे मेहनत किया है उसने। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि बेस प्रश्न क्या था आपका इस पे? सरकार का मदद मिलता है? सरकार की मदद मिलती है कि नहीं? यार मैं अधिकारियों से मैं बड़ा परेशान रहा हूं, और मैं सबको ऐसा नहीं बोलना चाहता, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो आपके बहुत सपोर्टिव होते हैं। हाँ, ये कह सकता हूं कि मुझे जिस दिन लगा औषधा मैं खोल नहीं पाता,
औषधा पशु आहार का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि जब मैं इस फैक्ट्री को लगाने गया था तो मुझसे तमाम तरीके की अड़चने, ऐसी समस्याएं जिसको मैं अगर ऑन रिकॉर्ड बोल दूं तो लोग को ये लगने लगेगा कि यार हम इस काम को, मतलब इस काम को करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इतना टेंशन है। जबकि कोई टेंशन नहीं। हर जगह पे जब फाइल्स जाती हैं तो वहां प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपकी फाइल एकदम सही है, मेरी फाइल सही थी, मैं जो करना चाहता था वो बहुत ईमानदारी से कर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हम लोग ने एक लेटर लिखा यूपी उत्तर प्रदेश सरकार को, वहां गया, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, वहां के जो बड़े अधिकारी थे वो मिले और उनसे मैंने अपनी व्यथा बताई कि साहब ये दिक्कत है। उन्होंने एक सवाल पूछा मुझसे कि क्यों मिलना चाहते हैं आप महाराज जी से। तो मैंने कहा साहब मेरा मिलने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मैं पूछता हूँ कि यार मुझे इस स्टेट में रहना भी चाहिए कि नहीं, कि मैं किसी और दूसरे स्टेट का आधार कार्ड बनवाऊं। एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं साहब और 4-6 अप्रूवल्स चाहिए और वो नहीं मिल रहे हैं। जिला पंचायत अप्रूवल है, ये हर अप्रूवल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं वहां गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मिले जिलाधिकारी से? तो मैंने किसने, कहा महाराज जी ने? नहीं, जो अधिकारी थे साहब, उनके ओएसडी साहब थे। उन्होंने पूछा आप मिले जिलाधिकारी से? मैं कहा नहीं साहब, जिलाधिकारी साहब तो मुख्यमंत्री जी से भी बड़े हैं, कभी कभी उनके पास जाने पे भी उनके पास समय नहीं हो पाता है, होता है। लेकिन मैं गया, मेरा सोल्यूशन नहीं मिल पाया सर। फिर उन्होंने डायरेक्टली फोन लगाया, बात बात हुई और ऐसा हुआ कि फिर वो काम हो गए। तो मुझे लगा यार जब ये काम ऐसे हो सकते हैं तो हम इतना परेशान किस लिए होते हैं, वो क्यों झिझक आ रही है? हमारी प्रदेश की सरकार है, तो ये सरकार आपके लिए भी उतनी है, हमारे लिए भी उतनी है और किसी महिला पुरुष सबके लिए उतनी है। अगर हमारा राइट है, हम सही हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, तो मैं अपनी बात, अपना लेटर तो आप प्रधानमंत्री को भी दे सकते हो और वो मिल लें, अगर आपको समय निकाल के मिल लें। तो इस सरकार ने समय निकाल के मिला, मैंने उनसे अपनी बात कही तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मुख्यमंत्री जी से अभी तक आप कभी मिले? हाँ मिला हूं ना, मैं मुख्यमंत्री जी से किस मिला हूँ। विषय को लेकर? इसी विषय को लेके, आपके प्राण मित्र फाउंडेशन को लेके, औषधा पशु आहार से रिलेटेड किसानों की कुछ समस्या, अभी मैं फिर मिलने वाला हूं उनसे। अभी मैंने एक लेटर मेरा गया है, बस ये मेरे 2 प्रोग्राम हैं आपके बस्ती और बलिया में, मैं फिर एक लेटर लिख रहा हूँ और डायरेक्टली इस बार लिख रहा हूँ। और उस लेटर में मुझे बहुत सारा कुछ है जो मुझे उनको बताना है, उनसे कहना है कि प्रदेश का राजा, प्रदेश का मुख्यमंत्री को पता तो होना चाहिए ना कि ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल। हो सकता है उसका सोल्यूशन हो सकता है उसका माध्यम हम लोग बन जाए। तो हम तो कहेंगे, बहुत सारी बातें हैं मेरी, तो मुझे लेके जाना है कि यार बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे वो हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व होनी चाहिए। तो क्या कोई संबंधित अधिकारी होगा जिससे आप हमें बताएं तो हम उनसे कह दें, तो एक माध्यम हम बन जाए। उसका काम होने से मतलब है ना, हम लोग तो काम करने फील्ड में आते हैं, संगोष्ठी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उसमें एक काम ये भी चलना चाहिए ना। जो लोग नया बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो हम्म। युवा हैं खास करके, उनको कोई कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? मैं उनको टिप्स ही नहीं, मैं आपको एक सबसे अच्छी खुशखबरी बताता हूं कि 26 साल के एक्सपीरियंस के बाद इस सेल्स इंडस्ट्री में, न केवल औषधा पशु आहार, न केवल रियल एस्टेट इंडस्ट्री, न केवल एजुकेशनल वैसी इंडस्ट्री जिसमें आपको एजुकेशन लेनी हो, कैसे एआई यूज करें, कैसे हम टेक्नोलॉजीज का यूज करें, इन सभी सेगमेंट पे मैंने अलग अलग सेटअप बना रखे हैं। अगले 1 आध 1.5 महीने के अंदर मार्केट के अंदर आपको मेरे चैनल्स पे सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। अगर किसी को नया एंटरप्रेन्योर बनना है, नया बिजनेसमैन बनना है, उसके दिमाग में कुछ है क्रिएटिविटी कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो वो उस क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट होगा। उसके हम लोग इवेंट्स लगाने वाले हैं, सेमिनार्स लगाने वाले हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। पेड बहुत, या अनपेड? सब कुछ अनपेड है अभी तक। अभी तक जो मेरा सिलसिला है वो सब अनपेडेड है। पेड तो उसके ऊपर लगाएंगे ना जो कंपनीज हैं। कई सारी कंपनीज के लिए हम लोग सेटअप, भाई कोई आज हमारी ये कंपनी है सपोज करिए, मैं कहता हूं 10 और कंपनियां हैं, वो भी तो ग्रो करें ना, अलग अलग सेगमेंट की हैं। तो मैंने रियल एस्टेट किया है तो मैं रियल एस्टेट की ट्रेनिंग लगाता हूँ। बहुत सारी कंपनीज है, कोई रियल एस्टेट नया खोलता है उसको बताता हूँ, उसको जरूरत है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो सफल होगा तो अच्छी बात है ना, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे क्लाइंट्स बढ़ेंगे, हमारे यहाँ बिल्डिंगें ज्यादा बढ़ेंगी। हर बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन का सपोर्ट करना चाहिए और हर नए एंटरप्रेन्योर को जो जमीन से खड़ा होता है, अपने बिजनेस को खड़ा करता है, जो जमीन बुनियादी चीजों से लड़ के वहां तक अगर पहुंचता है, तो उसका तो परम धर्म है कि वो अपने आसपास के लोगों को या तो उस व्यवसाय से जोड़ के उनको किसी सिस्टम पे लाए, और या अगर वो नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो उनको सपोर्ट दे।
वो मैं सारा कुछ करने वाला हूँ और बहुत जल्द आप सबको मिलने वाला है और मिलेगा, मजा आएगा आपको देख के। कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहें, दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जो मैं प्रश्न ना पूछ पाया हूं और आपको लगता हो कि ये शेयर करना चाहिए? और ऐसा कुछ तो है नहीं, लेकिन मैं एक ओवरऑल सारी बातें बताता हूँ आपको। एक बात में पिरो दूं अगर, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ ना कि जितने भी लोग इस वीडियो को सुने, उनका कुछ तो लाभ होना चाहिए इस वीडियो को देख के। क्यों देखेगा आदमी आपको? आज की डेट में मेरा बस एक सीधा संदेश है आपके थ्रू हर उस व्यक्ति को जो फोन लेके रील्स और सोशल मीडिया का यूज करता है। देखो सर, सोशल मीडिया बहुत शानदार चीज है, लेकिन उस सेगमेंट की चीजें देखो जिसमें आप अपनी एक्सपर्टीज लेना चाहते हो। आपको पूरा अधिकार है अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का, चलाने का, लेकिन सेगमेंट वो चुनिए जिसमें आप जाना चाहते हो। ज्यादा नहीं, 2 4 5 साल। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 17 साल से लेके और 25 साल के बीच में है, क्योंकि ये वो एज है जिस एज में आपके पास मौका भी है, टाइम भी है, बहुत पेशेंस लेके काम करना चाहिए। कोई गोल बनाओ तो बनाओ, फिर उसके ऊपर चलो। मैं ये नहीं कहता कि इस वीडियो को देखने के बाद लोग बिजनेसमैन बन जाए या कुछ लोग कुछ और बन जाए। जिसके अंदर जो एबिलिटी क्वालिटी है उसको निकालने के लिए आप उन लोगों को चुनिए जिनकी बातों से आप इफेक्ट होते हो, आपको जिसको सुनने में अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छी बातें किसी के मुंह से आए वो हमारे काम की है। मुझे सुन के अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सुन के आप चीजें करें, किसी और को सुन के अच्छा लगता है, लेकिन सुने उन लोगों को जिससे आपके सीधे लाइफ पे प्रभाव पड़े, एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और इन सब चीजों से रिलेटेड। मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं अल्टीमेटली सभी लोगों को, सेल्फ डिपेंड बनिए, सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करिए। अगर आप एजुकेशन लाइफ में भी हैं तो ट्यूशंस पढ़ाइए, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। 1 घंटे का समय निकालिए कि मैं 1 घंटा कुछ करना चाहता हूँ, फ्रीलांसर बनिए, कोई क्वालिटी सीखिए, वीडियो एडिटिंग सीखिए। एडिटिंग में बहुत अच्छा पैसा है। आपके पास पार्ट टाइम के लिए इससे अच्छा टूल क्या मिलेगा? आपको पढ़ाई करनी है, कुछ बड़ी पढ़ाई करनी है, पैसा चाहिए, माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं पैसा, तो यार खुद तो कुछ करो, कर सकते हो ना। ग्रेजुएट हो, पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है, सीखो जाके। अब लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने के लिए इंस्टीट्यूट में जाए नहीं, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, उसका बेनिफिट लेना चाहिए। आई थिंक सो। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के, जी, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है? मेरा सबसे प्यारा संदेश ये है कि मैं सभी पत्रकार बंधुओं, जो आगामी पत्रकार बंधु हैं, जो स्टूडेंट की एज में है इस समय, एक गलती आप लोग कृपया ना करें। मैं एक इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक बहुत सीरियस बात कह रहा हूं, जो मैं अपने बहुत प्रिय व्यक्ति को कहता। पत्रकारिता एक ऐसा सेंसिटिव वर्ड है ना, जो सच से शुरू होता है और सच पे खत्म होता है। कितना चलता है, कैसे चलता है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। जो सच हो ना, उसको जरूर दिखाइए और अच्छे से दिखाइए, यही सीखिएगा।